और सब में कुछ अलग अलग बातें हैं, और सारे में एक चीज कॉमन है, वो है डायरेक्ट एविडेंस। सारे में एक चीज कॉमन है, वो है आई विटनेस। तो आई विटनेस पर भरोसा करें कि भरोसा ना करें, दिस इज द पॉइंट। कब आई विटनेस पर भरोसा किया जा सकता है, कब आई विटनेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखिए, आई विटनेस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट और निकलता है, ध्यान से सुनिएगा आई विटनेस का किस्सा। आई विटनेस की कोई भी जात बिरादरी हो सकती। आई विटनेस का, अगर मैं सही से बोलूं एक लाइन में, तो विटनेस की जात बिरादरी होती है। अब ये जात बिरादरी क्या है विटनेस की? विटनेस की जात बिरादरी का मतलब है कि विटनेस या तो मरे हुए व्यक्ति के साथ, या तो मारने वाले यानी या विक्टिम के साथ, या अक्यूज्ड के साथ उसका उठना बैठना हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। तो जब किसी गवाह का, जब किसी विटनेस का घटना के या तो अक्यूज्ड के साथ उसका रिलेशन हो, या उसके विक्टिम के साथ रिलेशन हो, तो कहा जाता है कि केस एक तरफा जा सकता है, यानी कि एक तरफ झुकाव हो जाता है। इसलिए कहा गया रिलेटेड विटनेस, रिलेटेड विटनेस। लेकिन रिलेटेड विटनेस कहने का मतलब यह नहीं होता है कि आप कंप्लीटली रिलेटेड विटनेस के एविडेंस को नकार दें, हटा दें, एक सिरे से खारिज कर दें। इसीलिए क्योंकि भाई वो रिलेशनशिप में था, वो उसको जानता था, और ऐसे नंबर्स ऑफ केसेज हैं, ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल हैं जहां पर कि ऐसे ऐसे मैटर आए हैं। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया सिंथा वाला, बाप बेटी का रिश्ता था। अक्यूज ने कहा कि भाई, बेटी ने कहा बाप है बेटी है तो कुछ भी बोल सकती है। कोर्ट ने कहा भाई बाप बेटी है तो दूसरा भी तो है पड़ोसी, उसको क्यों छोड़ रहा है? तो पड़ोसी ने भी तो अप्रूव कर दिया, पड़ोसी ने भी तो साथ दिया उसका। इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है, और एक 2008 का मैं आपको केस दे रहा हूं, उसको पहले समझिए। 2008 का केस है। 2008 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गवाह है और वो गवाह घटना स्थल पर मौजूद था घटना होते समय, इट मीन्स वो जो विटनेस है वो आई विटनेस था, वो डायरेक्ट एविडेंस वाला विटनेस था, वो डायरेक्ट एविडेंस वाला विटनेस था, तो उसके स्टेटमेंट को, उसके बयान को, उसके एविडेंस को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो रिलेटिव है। एक केस आता है 2008 का, धर्मपाल, DHERAM, धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सॉरी स्टेट ऑफ यूपी। AIR 2008 का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट 920। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ एक लाइन में कहा, द एविडेंस of witnesses who are relatives of the deceased cannot be discarded unless there is infirmity, unless there is infirmity in evidence। यानी आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसमें कुछ आपको इंफर्मिटी ना मिल जाए। वो तो सही है, फैक्ट है, इंफर्मिटी मिलेगा तो, हमने तो कृष्णा गौड़ा के केस में बेटे के स्टेटमेंट को उठा के बाहर फेंक दिया, इंफर्मिटी मिली, इनकंसिस्टेंट था, इनकंसिस्टेंसी थी, इसीलिए। एक और केस आता है 2007 का, उससे पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है, और इंटरेस्टिंग चीज जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग कही है, और केस का नाम है काले गुरु, KALE, काले, GURE, गुरु, काले गुरु पद्मा राव।
वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ एपी, AIR 2007, सुप्रीम कोर्ट 1299। क्या खास बात है इस केस में? काले गुरु के केस में एक लाइन में बहुत अच्छे से निपटा दिया पूरे क्वेश्चन के आंसर को सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि रिलेशनशिप ऑफ ए विटनेस, यानी गवाह का रिलेशनशिप होना, इज नॉट ए फैक्टर टू अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस। रिलेशनशिप में है तो उससे विटनेस की क्रेडिबिलिटी पर कोई आंच नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को समझ लेना है। बड़े सारे केसेस हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन मैं एक ही एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है, थोड़ा पुराना केस देता हूं, 1993 का है, रिसेंट भी ले सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। रिसेंट केस लेंगे तो 2014 का भी केस है, बलवान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये भी एक केस है। डॉटर इन लॉ है एंड डॉटर ऑफ द डिसीज्ड, बहू है और बेटी है, वो ये दोनों डायरेक्ट एविडेंस है, ये दोनों आई विटनेस है घटना के। अब आदमी क्या है, एक के लिए ससुर लग रहा है, फादर इन लॉ, दूसरे के लिए फादर था, बेटी। उसके स्टेटमेंट पर अक्यूज्ड को सजा होती है। किस्सा ये है, कहानी फैक्ट ये है, इसमें ब्रूटल अटैक होता है डिसीज्ड के ऊपर बाय द अक्यूज्ड पर्संस। ब्रूटल अटैक होता है। झगड़ा होता है किस बात को लेकर के? लाइट को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स को लेकर के दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है। जब दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो जो सो कॉल्ड डिसीज्ड पर्सन है उसको मार पिटाई हो जाती है, उसके साथ मारपीट होती है। अब उसको जब मारपीट होते देखता है, पिटता देखती है, तो फिर वो जो बहू होती है, जो बेटी होती है, वो दोनों उसको बचाने जाती है। हरियाणा का किस्सा है, तो ऐसे ही बहादुर होती है लड़की, तो गई बचाने गई तो दोनों को चोट आई, बहुत कस के चोट लगी, जोर जोर से चोट लगी, जोर जोर से मतलब ग्रीवियसली इंजर्ड थी। उसके ग्रीवियस इंजरी की वजह से उसको एडमिट करना पड़ा था हॉस्पिटल में। ध्यान से समझिए, कुछ है नहीं, बात क्या है कि आपको क्रेडिबिलिटी चेक कर लेनी, रिलायबिलिटी चेक कर लेनी। शब्द पकड़िए, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, इफ रिलायबल, इफ क्रेडिबल। तो आई विटनेस है, अब अगर वो क्रेडिबल है, आई विटनेस है, अगर वो रिलायबल है, तो आप उसकी बातों को आंख बंद करके सुनेंगे। और अगर वो आई विटनेस है लेकिन वो क्रेडिबल नहीं है, अगर वो आई विटनेस है, अगर वो रिलायबल नहीं है, इवन दो ही इज ए आई विटनेस, इवन दो ही इज ए पासर ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, आप उसकी बात को नहीं सुनने जा रहे हैं। आपको जो समझ में आए वो कीजिए, उसके एविडेंस को आप वेटेज नहीं देंगे, ये कहने का मतलब। तो इस केस में क्या हुआ, अपने फादर को बचाने के लिए बेटी मैदान में कूदी, अपने ससुर फादर इन लॉ को बचाने के लिए बहू गई आगे। जब दोनों बचाने गई फिर भी उसके फादर इन लॉ और उसके फादर सो कॉल्ड ने डिसीज्ड, मर गया, डेथ हो गई, और इन दोनों को बहुत भारी चोट लगी, ग्रीवियसली इंजर्ड हुई, हॉस्पिटल में रही। तो इन दोनों के स्टेटमेंट को एविडेंस पर जब लिया गया तो अक्यूज्ड के एडवोकेट ने कहा कि जनाब ये दोनों तो क्या है, रिलेटेड विटनेस है। अरे कोई इंडिपेंडेंट विटनेस भी लाओ भाई, इंडिपेंडेंट विटनेस भी लाओ। मतलब जब तक कोई बाहरी आदमी ना आकर के बोले कि तुम चोर हो, तुम बेईमान हो, ये घटना घटी थी, तब तक नहीं मानना है, ये कहना था। कोर्ट ने कहा नो, इन दोनों के जो स्टेटमेंट थे वो नेचुरल थे, कॉजेंट थे, ट्रस्टवर्दी थे। अगर इनका एग्जामिनेशन नहीं भी हुआ, इवन दो कि इनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ,
तो ये प्रोसिक्यूशन के केस पर किसी तरीके से इफेक्ट नहीं डालता है। देखिए बहुत बड़ी बात है, मैं केस का नाम आपको शेयर कर दे रहा हूं, बलवान, बलवान BALWAN, बलवान वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 2014 3644। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, हेल्ड दैट द टेस्टिमनी वाज नेचुरल, उन दोनों का, कोजेंट एंड ट्रस्टवर्दी। फैक्ट बता दिया है, फैक्ट लिख सकते हैं ऊपर, ट्रस्टवर्दी। काम की बात जो है वो यहां से निकलिए, नॉन एग्जामिनेशन, नॉन एग्जामिनेशन of the two injured witnesses would not affect the prosecution case, would not affect the prosecution case। क्लियर है बिल्कुल, कुछ करना नहीं। अब इसका एक निगेटिव एस्पेक्ट दे देता हूं लास्ट, और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिया है। निगेटिव एस्पेक्ट थोड़ा सा ये है, बलराज सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ MP, AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 2114। बलराज सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, when the eye witness is closely related to the deceased, is closely related to the deceased, the principle of strict scrutiny is to be applied। When the eye witness is closely related to the deceased, अब बाप बेटी का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, तो द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी, स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी का मतलब है और खोद खोद के पूछ लो, और डिटेल में जाके पूछो, और तह में जाके पूछो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी। तो ये बात भी क्लियर हो गई। तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो बार बार जो थ्योरी निकल के आ रही है वो डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस पर। अगर आपका केस का फैक्ट उस टाइप का है जो उसके थ्योरीज को सपोर्ट करता है तो फिर आंख बंद करके आप कर सकते हैं। फिर आप मेरे को कहोगे तो मैं आपको केस दे सकता हूं, और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलेशनशिप ऑफ ए विटनेस डज नॉट अफेक्ट दिस क्रेडिबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंफ्यूजन की बात नहीं है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप कभी हाँ बोलते हो कभी ना बोलते, कभी बोलते हो भरोसा करो कभी कहते हो नहीं करो। भाई बिल्कुल ठीक है, बात सीधी सी ये है कि आपके पास कोई गवाह है, आपके पास कोई विटनेस है, तो विटनेस की क्रेडिबिलिटी पे शक किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। सेक्सुअल असॉल्ट के केस में जहां पर महिला अकेली है, जहां पर विटनेस अकेली है, विक्टिम भी वही है, इंजर्ड भी वही है, और खुद ही विटनेस भी है, तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। अगर वो रिलायबल है, अगर वो रिलायबल, इफ शी इज रिलायबल, तो आप उसको, उसकी बातों को आप ले सकते हैं एविडेंस के तौर पर। तो ये बेसिकली जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये क्या है,
डायरेक्ट एविडेंस। इसमें एक और चीज आती है, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूं, लास्ट टॉपिक छोटा। उसमें आता है चाइल्ड विटनेस। अब माता पिता, फादर मदर झगड़ा कर रहे हैं और फैमिली है, मदर ने गुस्से में आके कुल्हाड़ी उठाई, फादर को मार दिया। उल्टा वाइसे वर्सा भी हो सकता है, फादर ने मदर का गला दबा दिया, बच्चा अकेला है। क्या उस विटनेस को हम क्रेडिबल मानेंगे? क्या हम उस विटनेस को रिलायबल मानेंगे? डिपेंड करता है। अगेन बात क्या आती है? रिलायबिलिटी पर। अगेन बात कहां आती है? क्रेडिबिलिटी पर। अब इसमें एक मैं आपको केस शेयर कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2013 का केस है, 2013 का केस है। केस का नाम है सुरंजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुरंजीत सरकार, चाइल्ड विटनेस का केस है सर ये? हाँ जी, सुरंजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये चाइल्ड विटनेस के ऊपर है और ये आपको फेमस केस है। यानी कि आपका डायरेक्ट एविडेंस कौन है? डायरेक्ट एविडेंस देने वाला कौन है? विटनेस, आई विटनेस कौन है? चाइल्ड विटनेस है। तो अगर चाइल्ड है, चाइल्ड विटनेस है, और वही एक इकलौता आपको मिल जाए क्या डायरेक्ट एविडेंस वाला, वही मिल जाए आई विटनेस, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ये मैटर चाइल्ड विटनेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो सुरंजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2003 का 13 का सॉरी मामला है 807। किस्सा बड़ा सिंपल है, जो होता है घर घर की कहानी वही कहानी है। इसमें किस्सा यह है कि जो डिसीज्ड है, डिसीज्ड की मौत के बारे में बताया जाता है कि 8 साढ़े 8 बजे के रात का समय होता है। फैक्ट तो बदलने का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आपको केसेज में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़िए, जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है फैक्ट को। और नॉर्मली जब भी आप जजमेंट पढ़ेंगे ना सुप्रीम कोर्ट का, तो पैरा नंबर 2 या 3 में आपको फैक्ट मिलता है। आप अगर केस पढ़ना जानते हैं तो सीखिए, नहीं जानते हैं तो जानिए। नॉर्मली ये आप लोगों को जब जज बनेंगे तो ये सब आपको लगने वाला है, क्योंकि वहां आपको कोई उंगली पकड़ के नहीं सिखाएगा, उंगली पकड़ के कोई नहीं सिखाएगा कि हाँ आप ये ऐसे जजमेंट पढ़ते हैं। वहां आपको 100 पन्ने का जजमेंट मिल सकता है, 50 पन्ने का जजमेंट मिल सकता है। तो आपको उस चीज को समझना होगा कि कैसे करना है। और 50 पन्ने का जजमेंट भी पढ़ना है और आपको 12 घंटे के बाद आपको जजमेंट लिखना भी है। हो सकता है कि ऑर्डर हो जाए आपके बॉस का कि भाई इसका जल्दी से हमको डिसीजन में लिख के दो, जजमेंट लिख के दो। तो आप कैसे उसको पढ़ेंगे, क्या टेक्निक है? जैसे मिलिट्री में लोग जाते हैं भर्ती होने के लिए, तो पहले ही क्या होता है, उनको बता दिया था भाई 100 किलोमीटर, मीटर नहीं 100 किलोमीटर तुमको दौड़ना है। अब 100 किलोमीटर जो दौड़ लेगा भाई ऑब्वियसली विजेता होगा एक तरीके से। तो उसी तरीके से आपका सिस्टम भाई 100 पन्ने का हो सकता है, 50 पन्ने का होता है, 5 पन्ने का हो सकता है, 2 पन्ने का भी हो सकता है, इट में भी। खैर, पॉइंट यहां पर क्या है कि 8 से साढ़े 8 बजे रात की घटना बताई जाती है रिकॉर्ड के हिसाब से। डिसीज्ड का मर्डर हुआ। उसका एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग कही जाती है 13-14 साल या 12-13 साल की लमसम कही जाती है, सॉरी 12-13 साल कही जाती है। उसका जब टेस्टिफिकेशन होता है, जब उसको टेस्टिफाई किया जाता है घटनास्थल पर, तो उसने ये बताया कि भाई उसके फादर, हिज फादर वाज अटैक्ड। वो उस घटनास्थल पर मौजूद था, यानी वो इकलौता एक आई विटनेस होता है जब उसके फादर का अटैक होता है। और फादर को लोग, कुछ लोग अक्यूज्ड पर्सन जो होते हैं पीछा करते हैं, बच्चा डर जाता है। बच्चा डर के मारे अपना जान बचाने के लिए, बच्चा तो बच्चा ही होता है, बच्चा तो जाएगा नहीं लड़ने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे तो हो नहीं सकते। अगर सारे बच्चे ऐसे होते तो सबको मिलता है ना बहादुरी वाला पुरस्कार 26 जनवरी को, तो ऐसा कुछ होता। तो सारे बच्चे इतने बहादुर नहीं होते, तो कुछ बच्चे डरपोक टाइप होते, तो अपना जान बचाने के लिए वो कहीं जाके छिप जाता है। और इसके बाद की वो कहानी बताता ही नहीं है।
12-13 साल का लड़का है, वो कहता है कि पिताजी भागने लगे जब उन पर हमला हुआ तो, और मैंने देखा कि पिताजी की जान को खतरा है, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं कहीं छिप गया। अब वो छिप गया तो छिपने के बाद उसने वो आगे कुछ सीन देखा ही नहीं, तो कहानी तो ही खत्म हो गई। जब वो छिप गया, कुछ देर के बाद जब निकला वहां से सीन से, तो उसने देखा कि उसके फादर की डेथ हो चुकी, उनके फादर की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और ये लगभग रात का समय हो जाता है, लगभग मिडनाइट का समय हो जाता है। अच्छा, जो गुड़ी पड़वा है तो ये लगभग रात का समय हो जाता है, और वो रात के समय में लगभग कहा जाता है कि लगभग रात के 2 से 3 बजे के बीच में वो लड़का लौट के आता है, और बाकी के जो उसके रिलेटिव होते हैं उसको ये सारी कहानी बताता है, आइयो को बताता है। अब ये तो नॉर्मल सी घटना है, इसमें कुछ करने के लिए नहीं है हम लोगों के लिए। मुद्दा क्या है यहां पर, उस चीज को समझिए। चाइल्ड विटनेस की बात कर रहे हैं, चाइल्ड विटनेस का सीन क्या है वो चीज समझिए। लॉ कहता है चाइल्ड विटनेस के कॉन्सेप्ट में, लॉ कहता है चाइल्ड विटनेस के कॉन्सेप्ट में कि कभी भी चाइल्ड विटनेस अगर है तो सिर्फ वो चाइल्ड है, इसीलिए उसकी बातों को हम रिजेक्ट कर दें। देयर इज नो सच लॉ। इफ योर विटनेस इज ए चाइल्ड, you should not reject his statement, you should not reject his evidence if found it credible, if found it is reliable। क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा इंडियन एविडेंस एक्ट से आपको कि क्या चाइल्ड विटनेस होता है जो कॉम्पिटेंट विटनेस होता है? आंसर है यस, चाइल्ड विटनेस इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस, बच्चा एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। शर्त बस इतनी ये होती है कि वो बच्चा रिलायबल होना चाहिए, वो बच्चा ट्रूथफुल होना चाहिए, वो बच्चा जो स्टेटमेंट देता है उसका कोरोबोरेशन बाकी चीजों से होना चाहिए, मतलब कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसमें एक रूल है चाइल्ड विटनेस के साथ, जो कि कोर्ट के लिए कहा गया कि जब कभी भी कोर्ट चाइल्ड विटनेस के स्टेटमेंट को कंसीडर करती है, चाइल्ड विटनेस के एविडेंस को कंसीडर करती है, तो विटनेस का डेमेनोर जरूर चेक करिए। डेमेनोर का मतलब होता है व्यवहार, हाव भाव। यानी जब बच्चे से आपका क्वेश्चन होता है, जब व्हेन देयर इज ए क्वेश्चनिंग, तो बच्चा किस तरीके से रिप्लाई करता है उस क्वेश्चन का आंसर, उस चीज को समझिए। और बच्चा बोलने का मतलब 18 साल से नीचे का ही है, हालांकि हम लोग उसको कंप्लीट बच्चा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 12 से 13 साल की उम्र हो गई, 14 साल तक की जो उम्र है उसको आप बच्चा बोल सकते हैं, उसके नीचे तक का टिल 14 ईयर्स। तो बच्चे का कभी भी चाइल्ड विटनेस के केस में ऑलवेज रिमेंबर कि चाइल्ड विटनेस पर आप कभी भी आंख बंद के करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। भरोसा कर सकते हैं जब वो रिलायबल हो, भरोसा कर सकते हैं जब वो क्रेडिबल हो, भरोसा कर सकते हैं जब वो ट्रूथफुल हो, जब उसको उसकी बातों को आपने कोरोबोरेट कर लिया। और जब कभी भी आप उसका स्टेटमेंट लेते हैं तो ऑलवेज उसके डेमेनोर को चेक करना चाहिए। तो ये बात कोर्ट ने इस केस में कही। कोर्ट ने कहा बच्चे के पास एक चीज नॉर्मल होता है कि बच्चा सबसे पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, उसको ये नहीं पता कि फादर का क्या होगा, मदर का। बच्चा का एक नेचुरल थिंकिंग है, नेचुरल फियर है, डर होता है, क्योंकि बच्चा डरता है तो फादर मदर को बुलाता है, मम्मी पापा करता है। अब उसके फादर कहीं ऊपर हमला हो गया तो बच्चा क्या करे? तो अपनी जान बचाने के लिए वो छिप जाता है, अपनी जान बचाने के लिए तो पहले मम्मी पापा को बुलाता है। अब मम्मी पापा पर ही हमला हो जाए तो क्या करेगा? तो यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने से निकल के आई इस केस में, जो मैं आपको यहां पर शेयर करूंगा। इसमें यह कहा गया कि जहां तक मर्डर का कंसर्न है, इसमें मर्डर हुआ था फादर का, उसके बच्चे के फादर का मर्डर का कंसर्न है, तो मर्डर एक बहुत बड़ा हेनियस ऑफेंस है, और इसमें किसी पर्सन को कन्विक्ट करने के पहले, किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट करने के पहले इस बात का ध्यान रखना होगा
कि स्टेटमेंट जो बच्चे का लिया जाए या बच्चे का जो एविडेंस लिया जाएगा उसके स्टेटमेंट में कहीं भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिपेंसी नहीं होना चाहिए। और इस केस में मजेदार बात यही हुई, there was nothing on record to suggest, there was nothing on record, ऐसी कोई भी बात ऑन रिकॉर्ड नहीं मिली जिससे यह पता चलता हो कि प्लेस ऑफ अकरेंस, जहां पर घटना हुआ था, घटना स्थल पर जहां पर उसके फादर पर हमला किया गया था, लड़के ने कोई अपने मन से स्टोरी बना करके बताई थी। जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ नेचुरल था, सब कुछ नेचुरल था। और अगर कोई छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसी भी होती है, क्योंकि बच्चा क्या हुआ था, छिप गया था, उसके बाद उसको उसकी कहानी का नहीं पता, उसके बाद सीधा उसको डेड बॉडी मिलती है उसके फादर की। तो अगर कोई छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसी होती है, कोई गैप होता भी है बिटवीन द टाइम ऑफ अटैक एंड रिटर्निंग हिज होम, तो ये इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं है जिसके लिए आप बच्चे के स्टेटमेंट को, बच्चे के एविडेंस को डिस्क्रेडिट कर दें, इसको अनट्रूथफुल कर दें, इसको अनरिलायबल कर दें, इसको इनक्रेडिबल कर दें। ऐसा नहीं कर सकते। सो कुल मिलाकर के सीन क्या है आपको समझने के लिए, चाइल्ड विटनेस का कॉन्सेप्ट। अगर चाइल्ड विटनेस है, ध्यान से, फिर लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, चाइल्ड विटनेस है, आई विटनेस है, सोल विटनेस है, डायरेक्ट एविडेंस का पासर है, डायरेक्ट एविडेंस देने वाला है, तो चाइल्ड विटनेस इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस, प्रोवाइडेड कि वो रिलायबल हो, ट्रूथफुल हो, कोरोबोरेशन होता हो। कोर्ट को इस बात का ध्यान रखना है कि डेमिनोर देखना है, बच्चा जान के उसके स्टेटमेंट को रिजेक्ट नहीं करना है। और इस सुरंजीत सरकार के केस में यही बात हुई। सुरंजीत सरकार के केस में कोर्ट ने कहा कि कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। इसमें क्या डिस्क्रिपेंसी है, एक बच्चे ने देखा कि उसके फादर पर हमला होता है, डिस्क्रिपेंसी कहां पकड़ते हैं जरा समझिए, अगर इसको अक्यूज के पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे तो। भाई जिन लोगों का नाम इस मर्डर केस में जुड़ा होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिल्कुल हट के चीज शेयर कर रहा हूं, जिन अक्यूज्ड पर्सन्स का नाम इस केस में जुड़ा होगा उनके लिए तो बड़ी मुसीबत हो गई, क्योंकि बच्चे ने कहीं ना कहीं पहचान किया होगा उन लोगों का, या बच्चा उसको बाई फेस जानता होगा। तो जिसका जिसका नाम बच्चा ले रहा है, जिसको जिसको बच्चा पहचान रहा है, उसका तो कन्विक्शन होना तय है। तो इसी कन्विक्शन को हटाने के लिए अक्यूज्ड पर्सन ने यह कहा कि बच्चे के एविडेंस पर क्या भरोसा कर सकते हैं, बच्चा तो पहले छिप जाता है उसके बाद गायब है, तो उसने देखा कब। तो कोर्ट ने कहा कि बच्चे के बात में डिस्क्रिपेंसी नहीं है, उसने घटना होते हुए देखा, घटना होते हुए देखा कि भाई 5-6 लोग आए मारने के लिए, तो उस समय तो चेहरा जरूर देखा होगा, 3-4 आदमी चाहे 5-6 जो भी थे, जो नंबर ऑफ एक्यूज थे, वो आए मारने के लिए, कुछ ना कुछ चेहरा तो देखा ही होगा, पहचानता होगा, नहीं पहचानता होगा तो कुछ हुलिया तो जानता होगा। और उसके बाद उसके फादर भागना शुरू करते हैं, जब उसके फादर भागना शुरू करते हैं तो ये बच्चा छिप जाता है। लेकिन यानी फादर के मर्डर होने के पहले, फादर के मृत्यु होने के पहले बच्चे ने उन अक्यूज्ड पर्संस को देख लिया था। यही बात अक्यूज पर्सन कोर्ट में कह रहे थे कि भाई जब घटना स्थल पर वो था ही नहीं, यानी फादर का मर्डर होते नहीं देखा, पॉइंट टू बी नोटेड, आप सभी जजेज हैं, फादर का मर्डर होते बच्चे ने नहीं देखा। रिमेंबर रिमेंबर, इस बात पर फोकस कीजिए। मर्डर होते हुए देखने का मतलब किसने मर्डर किया, किसने मर्डर किया, हु मर्डर्ड, किसने मर्डर किया, होते हुए नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। बच्चे ने तो खार नहीं देखा, किसी और ने देखा होगा, मैं भी, बच्चे ने नहीं देखा। फिर भी बच्चे के स्टेटमेंट को तवज्जो दी गई। दिस इज द पॉइंट, ये ट्रिकी पॉइंट है जिसको आपको सीखना समझना है। तब कोर्ट ने कहा ठीक है मर्डर, अरे जो दौड़ा रहा था वही मर्डर किया होगा, प्रिजम्पशन लेके चल गया। जरूरी नहीं है कि जो दौड़ा रहा होगा मर्डर किया होगा, मे बी, देयर मे बी लगा हुआ है। इसी बात का फायदा अक्यूज उठाना चाह रहा था, लेकिन कोर्ट ने कहा ना, ऐसे कोई बेनिफिट नहीं दे सकते। अब बच्चा जाता पीछे पीछे भागते हुए, संभव था नहीं, बच्चे की स्पीड और एक बड़े आदमी की दौड़ने की स्पीड,
बराबर नहीं है। बच्चा एकदम डरा हुआ था तो बच्चा जाता नहीं। तो बच्चे ने बाप को किसने मारा, उस पर्सन को मारते हुए नहीं देखा। चूंकि उसने मारते हुए नहीं देखा, इसीलिए अक्यूज ने कहा, अपिलांट ने कहा कि जनाब जब किसी को मारते हुए उसने नहीं देखा तो मेरा नाम घसीट के जबरदस्ती मेरे को फंसाया जा रहा है, मैं फंस रहा हूं सुरंजीत सरकार। कोर्ट ने कहा नहीं बेटा तू सही नहीं फंस रहा है, गलत नहीं फंस रहा, सही फंस रहा है। ठीक है, तो इस बात को समझ लिया आपने। तो चाइल्ड विटनेस के एविडेंस को कैसे घुमाया कोर्ट ने, वो चीज आप समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो आप इसमें 2 लाइन लिख सकते हैं। ए चाइल्ड, इसका कलर मैं पहले चेंज कर दूं। अ चाइल्ड विटनेस इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस। Child witness is a competent witness provided statement of such witness is reliable. Statement of such witness is reliable, truthful, credible, and is corroborated ed लगा दिया, corroborated by other prosecution evidence, by other prosecution evidence. The only point which the court should bear in mind that to observe the demeanor of child while recording statements, while recording evidence कर दिया, while recording evidence. तो इस तरीके से आपको, पहले उतार लो, इस तरीके से आपको बहुत सारे केसेस मिल सकते हैं जहां पर कि सिंगल इकलौता बेचारा विटनेस हो और वो आई विटनेस हो, वो डायरेक्ट एविडेंस देने वाला हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं।